बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन आपकी राय प्रोग्राम के साथ। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर सेंसा में। सियासत ऐसी एक चीज का नाम है, सियासत एक ऐसा फर्जुल आइन है कि जिसको अबादत अगर कहा जाए तो कम नहीं, लेकिन साथ ही साथ अगर सियासत को बेरहम किसी चीज का नाम दिया जाए तो वो भी किसी खातर में लाने वाली बात ऐसी है कि जिसको लाया जा सकता है। मीन के बेरहम भी चीज का नाम सियासत है। दोनों साइडों से सियासत जो है इंसान को या अपने कैंडिडेट्स को, सियासतदान जो है वो बड़े मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा टाइगोर कर सकते हैं जिसकी वजह से खुदा न खास्ता उनकी लाइफ में या मामलात में थोड़ा सा तब्दीली आती है। आज हम मौजूदा सेंसा 11-4 में हल्का जो है LA 11 है और जम्मू 4 की ये सीट है जिस पर कैंडिडेट राजा इफ्तिखार अहमद खान थे, जो प्रीवियस इलेक्शन में, अगर हम बात करें 2021 के इलेक्शन में, तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर मैं उनकी शख्सियत की बात करूं तो शख्सियत के तौर पर वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि अपने हल्का में उनका एक मुकम्मल वोट बैंक है, अपने हल्का में अपना असर रसूख रखने वाली शख्सियत है। उनकी एक बात है लोगों के साथ, वो हर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वो लोगों के साथ रहे हैं, सियासी समाजी मामलात में, और हमेशा से अपने हल्का के लोगों को उन्होंने प्रेफर किया है। बात अगर मुस्लिम लीग नून की करें तो जब मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के साथ थे वो तो उनका एक अपना गिराफ था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी मामलात कौन से ऐसे सेटअप जो है वो खराब हुआ जिसकी वजह से उनको प्रॉपर तरीके से टिकट ना दिया गया या इग्नोर किया गया। रीजंस क्या थी, क्या वजूहात थी कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और फिर आज अगेन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने छोड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि शाह गुलाम कादर साहब जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के आजाद कश्मीर के, क्या वो मुस्लिम लीग नून का उनको टिकट जारी करेंगे या पार्टी की आदत पीछे से उनको सपोर्ट करती है। या बात अगर हम माजी की करें तो जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के ने उनके साथ प्रोमिस किए, एक्स प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने जिस तरह से प्रोमिस किए उन्होंने क्यों नहीं निभाई है। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजा इफ्तिखार अहमद खान साहब। वो अपनी जितनी भी कहानी है वो खुद सुनाएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से अपने हल्का के लोगों का उन्होंने साथ दिया और इन्होंने अपने प्रोमिस को किस तरह से जो है स्पॉइल किया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं उनकी शख्सियत की अगेन बात करूं पॉलिटिक्स की, तो अपने लड़कपन से 15 इयर्स की एज से लेकर उन्होंने सियासत का हिस्सा रहे हैं वो, और अपनी सियासत में हमेशा से नौजवानों को उन्होंने प्रमोट किया है। और मैं समझती हूँ कि यूथ के चेयरमैन होने की हैसियत से उन्होंने ओवरऑल न सिर्फ आजाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद मिडल ईस्ट से लेकर बरतानिया तक उन्होंने तंजीम साजी की और बड़े प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज जो है वो पॉजिटिव तरीके से कन्वे किया यूथ में। आइए कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में है जो रेसअप है, आइए उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजा इफ्तिखार अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप पर हम अचानक आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ये सबसे बड़ी लकीस्ट बात है हमारे लिए। 2011 से लेकर 2021 का टन्योर, दैट इज द गोल्डन टन्योर ऑफ योर लाइफ। आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, क्या वजूहात बनी, कमिटमेंट्स खराब हुई, रोशनी डालिएगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। जी जी आप बहुत दूर से लाहौर से आज आज़ाद कश्मीर सेंसा के मकाम पर आप आए। जी जी थैंक यू, आपको आपकी पूरी टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मुक़द्दस मलिक साहबा, थोड़ा पीछे जाते हैं जी जी क्योंकि मेरा आगाज तो मैंने 85 से स्टूडेंट, उस वक्त तो मैं 15 ईयर की 7वीं 8वीं का स्टूडेंट था। जी जी तो फिर राजा फजलदार मरहूम 85 का इलेक्शन लड़े, 3 दफा मुसलसल वो जीते। जी जी हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, जमात को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करते रहे। उसके बाद फिर ओवरसीज के हमारे MLA थे राजा मुंशी खान साहब। 93 में जब उनकी डेथ होगी तो फिर राजा मुंशी साहब ने इलेक्शन लड़े, तो वो हार गए, 18,000 वोट लेकर हार गए। 200-300 वोट से चौधरी मजहर, वो भी चले इस दुनिया में नहीं है, वो जीते। वो ज़िमनी इंतखाब था। 96 में फिर राजा नसीर अहमद खान साहब, वो भी हमारी फैमिली के थे, बरादरी के लोग। इलेक्शन लड़ा तो हमने उनका भरपूर साथ दिया।
अच्छी खासी लीड से वो इलेक्शन जीते। 2000 फिर आया, 2001 में जो इलेक्शन थे तो उसमें हमने कोशिश की है कि टिकट मेरे भाई ज़िया हमीद, क्योंकि 70 से जो है ना वो 71 में उन्होंने बीए की थी पेपर से, जी जी, तो प्रॉपर इलेक्शन में रह रहा है, अफजलदार के साथ रह रहा है, मुर्शिद साहब के साथ फिर रहा है, नसीर साहब के साथ, मतलब एफिलिएशन काफी पुरानी है। जी जी बहुत पुरानी। जी जी, तो फिर जब उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, नून नहीं थी यहाँ, तो फिर वो इलेक्शन लड़े भाई ज़िया हमीद, एहतिजाजन हम इलेक्शन लड़े, तो राय साहब थोड़ी सी वोटों से जीत गए। 2006 में हमने उनकी भरपूर सपोर्ट की। 2011 में फिर जब जमात तकसीम हो, जब जमात तकसीम हुई तो हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी, हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। 2011 का टिकट मेरे भाई ज़िया हमीद को मिला, तो राजा नसीर साहब को 300 वोट से जो है ना वो विन करके विन किया उन्होंने 300 वोट से। जी जी, उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है ना उन्हें मद मुकाबल थी। 2016 की बारी आई तो फिर जब हमने एहतिजाजन, क्योंकि पार्टी में थे, जी जी, हमने पूरी कोशिश की, हमें टिकट ना मिला तो एहतिजाजन इलेक्शन जो है ना हमने लड़ना चाहा, तो पार्टी प्रेसिडेंट थे उस वक्त राजा फारूक हैदर खान, तो वो आ गए, तो वो बैठ के उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि पिछला इलेक्शन 2011 में हम बड़ी मुश्किल से जीते, आगे मैं वजीर आजम बनने जा रहा हूँ, मेरी बरादरी मेरे रास्ते में ना आई, तो आप राजा नसीर का साथ दें, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, और फिर दुआ हुई है कि 2021 वाला टिकट जो है वो राजा इफ्तिखार का होगा। अच्छा, ये प्रॉमिस और कमिटमेंट हुई जी बिल्कुल। और उस वक्त के जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने इलेक्शन कंटेस्ट जी करने 2016 के बाद राजा नसीर 2016 का इलेक्शन लड़े, 11 में उन्होंने 300 लीड से जीते, 300 कुछ वोट जी जी, और तो जो 16 का इलेक्शन उन्होंने 16,500 की लीड से जीते जब हम साथ। तो जो परामर्श था उनका कि टिकट 2021 वाला वो आपका है, तो जब 2021 सिर्फ एक टिकट की बात नहीं थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो पहले झंडी आपको लगाऊंगा, बाद में एमएलए को लगाऊंगा, तो वो भी ना हुआ। और फिर जब 2021 का टाइम आया टिकट का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी प्रॉब्लम है, सिटिंग एमएलए जो है ना वो वही लड़ेगा, ऊपर से भी यही हमें हदायत है जी। तो फिर उन्होंने जब टिकट नहीं दिया तो फिर मैं इलेक्शन लड़ा, में इलेक्शन लड़ा, और उसको खुशबख्ती या बदबख्ती के राजा नसीर साहब हार गए। जब हार गए तो ये 2021 की बात कर रहा हूँ, अब 2025 बल्कि 2026 आ गया, बिल्कुल 26 आ गया। तो इस दौरान ये में राजा साहब की तबीयत खराब हुई, सडनली फिर उनकी डेथ भी होगी, और डेथ के बाद मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ जो हमारा सिस्टम है आजाद कश्मीर में, आप उस बिरादरी को माइनस नहीं कर सकते, यानी कि बिरादरीज़म का ज्यादा फोकस है जी। तो जो मेरी बिरादरी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी, मैं दावा तो नहीं करता हूँ इसलिए कि सियासत का कोई अर्थ आखिर नहीं होता लेकिन राजा नसीर के बाद लोगों की तवक्कात मुझ पे थी, और मैंने कोशिश की कि मैं पार्टी टिकट लूं, लेकिन कायदीन ने मुझे ये कहा कि आप बहुत लेट हो गए, तो फिर मैंने मशावरती इजलास बुलाया और मैंने लोगों से राय लेनी थी, तो मशावरती इजलास में जो है फिर कोई 200-300 आदमी का मशावरती इजलास नहीं था, ये 2-3 हजार आदमी का मशावरती इजलास बन गया। माशाल्लाह, मतलब एक बहुत बड़ा शानदार जलसा ही हो गया जी, जलसा हो गया जी, जी। उसकी फुटेज मैं आपको भेज दूंगा जी, जी। तो आप देख लेना। तो लोगों ने यही कहा कि राय साहब आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खत्म है, हमें मजीद आजमाइश में न डालें, हम 2001 से लेकर 2026 तक आपके साथ चलते रहे, जबरदस्त, तो अब आप अपनी न करें, हमारी सुने। तो फिर मैंने वो एक शेर से शुरू किया था कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, मैं अपना घर न जलाता तो और क्या करता, बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी आवाम के लिए कुर्बानी दी, आज मैं न्यूट्रल एक जगह खड़ा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मुझे मेरा यकीन भी है, कामल यकीन भी है, और मेरी 25-30 साल मेहनत जो है, अल्लाह ताला कहते हैं ना किसी का वो अल्लाह ताला सिला देते हैं, बेशक बेशक सिला देते हैं,
تو آج میں جس جگہ کھڑا ہوں میں اپنی 60% برادری کو ساتھ لے کے کھڑا ہوں، ماشاءاللہ سے زبردست، میں 80% نوجوانوں کو ساتھ لے کے کھڑا ہوں، زبردست. اور میں دیکھتا ہوں اگر نون لیگ نے مجھے ایکسیپٹ کیا تو اچھی بات ہے. اچھا اگر شاہ غلام قادر صاحب، پہلے راجہ نصیر صاحب کی صورت میں آپ نے دیکھا، پھر اگر شاہ غلام قادر صاحب آپ کے ساتھ پھر کچھ خدا نخواستہ مطلب کمٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو کسی طرح سے وہ قائل کر لیتے ہیں کہ راجہ دریس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، راجہ طالب کو مل جاتا ہے، یا راجہ آصف کو مل جاتا ہے، راجہ ممتاز کو مل جاتا ہے، مطلب سارے راجے جو ہے نا وہ امیدواران کی لسٹ میں شامل ہیں، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے آپ ان کے حق میں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سٹیج ہے نا. اب میری 55 ایئرز اولڈ ہوں میں، جی تو ایک عمر ہوتی ہے، تو وہ ہماری زبان میں ایک بات ہوتی ہے کہ سپینہ ڈریا ہوا رسی کو بھی ڈرنا. ایگزیکٹلی آپ سمجھیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. بالکل. تو جب میں اب ایسی بات نہیں ہوتی، پھر لوگوں کا اعتماد پورے حلقے سے بھرپور طریقے سے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں، رائے صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اپنی عوام کو نقصان نہیں. زبردست. تو اب یہی ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو مجھے ٹکٹ دے گا، اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو پارٹی سے میرا وعدہ ہے کہ میں شام 4 بجے ان کو میں سیٹ دوں گا. زبردست. تو اگر نہیں دیتی ہے تو پھر 11 بجے ان کا جو ہے نا وہ صفایا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا راجہ، اگر پارٹی آپ کو مسلم لیگ نون فار ایگزامپل ٹکٹ نہیں دیتی، اگین میں بات وہی کرتی ہوں، شاہ غلام قادر صاحب یا قیادت کا کیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف آپ کو کر لیتی ہے، اپروچ کر لیتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. پیپلز پارٹی کے تھے چودھری ہلاک صاحب جو پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، وہ ادھر چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، ون کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ؟ کیسے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں مقدس ملک، ایک بات جی میں پہلی میری پرائرٹی جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بعد کیا ہوگا یہ میری حلقے کی عوام جانتی ہے اور مجھے بھی جانتے ہیں لوگ. راجہ نصیر صاحب نے اس وقت شکست کھائی جب لوگوں کو یہ پتا تھا کہ 101% راجہ نصیر صاحب نہیں آ سکتے. 101% جس شخص نے 17,000 کی لیڈ سے جیتا ہو، اگر میں 5-10 ہزار ووٹ لے بھی دیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی پھر بھی ان کی لیڈ. لیکن وہ آ رہے ہیں، جب وہ آ رہے ہیں، اب راجہ صاحب نہیں ہے، میرا مقابلہ کوئی راجہ نصیر صاحب کے ساتھ نہیں. جی بالکل. میں اب وہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہی برادری جو راجہ نصیر پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، وہ آج تقریباً 60% سے اوپر وہ مجھ پہ اعتماد کرتی ہے. تو میں پھر جس پارٹی میں جاؤں گا انشاءاللہ اس کی لیڈ ہو. زبردست ہو گیا. راجہ اگر ہم حلقے کی بات کر لیں، چلیں وہ پارٹی کی تو بات ایک الگ بات ہے، لیکن واقعی سیاست بے رحم ہے، یہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کی صورت میں ایک بڑا اچھا سا ایکسپیرینس بھی، اچھا تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ایکسپیرینس ہمیں ہو گیا کہ مطلب واقعی سیاست بے رحم ہے. آپ سے میں بات کرتی ہوں مینیفیسٹو کے حوالے سے. آپ کا حلقہ سینسا LA11 جموں 4 مسائل کا مرکز، کافی پرابلمز، کیا پلان ہے آپ کا؟ اگر آپ کو کوئی بھی ٹکٹ دے دیتا ہے، ٹکٹ نہیں بھی دیتا، منسٹر بن جاتے ہیں آپ، MLA بن جاتے ہیں، کیا پلان رکھتے ہیں حلقہ کے لیے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ مقدس ملک، میں اب آپ کو بتاؤں کہ اقتدار تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. بے شک. سیاست میں جو آیا وہ اگر یہ کہے کہ مجھے اقتدار کی شوق نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. بالکل. لیکن مقدس ملک، میں یقین سے کہتا ہوں مجھے اقتدار کی شوق نہیں ہے، میں عوام کی خدمت کی شوق ہے مجھے. زبردست. میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ بہت ہے، ماشاءاللہ سے. وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونا. میرے لیے بہت سارے، میں پنڈی میرے اپنا گھر ہے، میں آرام سے وہاں رہ سکتا ہوں، بچے بھی میرے پڑھ رہے ہیں، میں انگلینڈ میں بھی رہ سکتا ہوں ہر جگہ، لیکن میں اپنا حلقہ نہیں چھوڑتا ہوں. اور میرا مشن، جو میرا نظریہ اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جب لوگ چاند پہ پہنچ گئے تو ہمیں اپنے کول سے نکلنا چاہیے. بالکل. ہمیں برادریوں سے نکلنا چاہیے. صحیح بات ہے. نظریے کی سیاست کی بات جو چلتی ہے. جی بے شک. تو دیکھیں آج ہماری عوامی ایکشن کمیٹی بھی، آپ نے نام سنا ہوگا. بالکل سنا نہیں بلکہ ہم نے دیکھا جی، ان کا کام دیکھا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے
تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نظریہ تھا، جو سوچ لے کر چلی تھی، اس کے ساتھ تھے ہم، لیکن راستے میں وہ بھٹک گئے. مینس وہ ساری کمیٹی نہیں بھٹکی ہے، جی مطلب لیکن کچھ لوگ، کچھ عناصر لوگ جو نیشنلسٹ ٹائپ، کچھ عناصر جنہوں نے آ کر جو ہے نا وہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو برابر کر دی. تو اس سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج اگر پبلک روڈوں پہ آئی تھی تو کس حوالے سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی؟ بالکل 1971 میں بنگلہ دیش بنا، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. بالکل ہوا. تو کیا سندھ دیش کے نعرے نہیں لگے؟ بالکل. کیا پنجاب کے نعرہ نہیں لگا؟ بالکل لگا. بلوچستان کے بھی لگے، سرحد کے بھی نعرے لگے، سب ہوا. تو کشمیر کی چوٹیوں سے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کیوں لگا؟ اس لیے کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، بائی برتھ پاکستانی نہیں ہے. بالکل. اور ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اسے اپنا کھانا کعبہ قبلہ کعبہ سمجھتے ہیں. زبردست. اور اس کے لیے کوئی آواز کوئی اٹھائے تو ہمیں پھر سخت تکلیف ہوتی. بالکل صحیح. آپ نظریے کی بات نظریے کی ہے. بالکل. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا خطہ ہے جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. زبردست. بالکل. ٹورزم کے حوالے سے اگر جائیں، صرف ایک ٹورزم جو ہے نا آپ اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پھر وہ کشمیر بھول جائیں گے، پھر سوئٹزر لینڈ کو لوگ بھول جائیں گے. ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں اتنا پیارا ہے. بے شک. تو اس میں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ہماری تعلیم کا مسئلہ ہے، جو بیسک رائٹس ہیں ہمارے، جو بیسک رائٹ ہیں ہماری الیکٹرک کا معاملہ ہے. یہ سارے معاملات یہ ہے کہ ہماری جو گرمیاں آتی ہیں تو 8 گھنٹے ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہ تو آپ کی لاہور میں بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. زبردست. اور وہ میں یہاں بے شک میں ناچتا کودتا ہوں، میں ہزاروں لوگوں کو روڈوں پہ لے کر چلوں گا، لیکن آئین سازی تو اسمبلی میں جا کر ہوتی. جی بالکل. آئین سازی سسٹم وہاں میں وہاں پہنچوں گا انشاءاللہ. تو اس اپنے حلقے میں زیادہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنے حلقے کو بہتر بناؤں گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات، بہت اچھا عزم ہے آپ کا. سر اگر ہم بات کریں آپ کے حلقہ کی، اگین بات کرتے ہیں، کینڈیڈیٹس کی برمار ہے، امیدواران کافی زیادہ ہیں، 26 امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ لوگوں کو ویو نظر آتی ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون پلس پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں بھی وہ بن تو چکی ہے، لیکن آگے جو آنے والے الیکشن ہے، آمدہ الیکشن میں کیا سچویشن بنتی ہے، لوگوں کو مسلم لیگ نون ہی نظر آتی ہے. جی. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عوام کا ووٹ بینک، عوام کی پاور، عوام کا جو ڈٹرمینیشن ہے وہ چینج کر دے گا اس سوچ کو، یا وہی سوچ مسلم لیگ نون والی ہے؟ دیکھیں، ایک بات جو ہے نا، سیاست کا تو کوئی عرف آخر نہیں ہوتا. بالکل. پھر ہماری پاکستان کی سیاست کا تو بالکل ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ہی نہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ الائنس ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں. جی ایسے ہی. وہ کیوں ہے آپ بہتر جانتی ہیں، وہ کتنی دیر تک ہے یہ پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل. اور لوگ اتنے باشعور ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کشمیر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوگا. صحیح بات ہے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ ایک بڑی پارٹی ہے. جہاں مسلم لیگ ایک بڑی پارٹی تھی، وہاں پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی پارٹی ہے. جی بالکل. بالکل بڑی پارٹی ہے. یہ حکومت بننے سے پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہوئی. جو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پیپلز پارٹی میں چلے گئے. بالکل. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جیتے آ رہے ہیں. اب صورت حال جو ہے نا وہ ہوا کا رخ تو چلتا ہے. جی اس سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے. بالکل. لیکن سیاست کا پتہ نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. ہاں بالکل. اور جو میں چیز دیکھ رہا ہوں، میں تو وقت پہ الیکشن بھی نہیں دیکھ رہا. مجھے جو اس وقت نظر آ رہا ہے، جی مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے، دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ خاموش ہے. بالکل. اور کیوں خاموش ہے؟ یہ اس لیے خاموش ہے کہ موسم کی وجہ سے. صحیح. یہ تیسرے کے بعد، چوتھے کے بعد وہ پھر روڈوں پہ آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہو سکتا ہے الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. ظاہر ہے کچھ ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، اگر آپ کو پارٹی فار ایگزامپل الیکشن، چلیں بات یہی رکھ لیتے ہیں کہ الیکشن خدا نہ خواستہ نہیں ہوتے، ایکشن کمیٹی کی وجہ سے نہیں ہوتے، کچھ مطالبات ان کے ہوتے ہیں جو ماننے
हो जाता है, सिनेरियो कुछ इस किस्म का बन जाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको फिर भी पार्टी की तरफ से, जिस तरह से राजा नसीर साहब का आपने साथ दिया 2016 के इलेक्शन में जी, तो उन्होंने 17,500 की लीड से इलेक्शन विन किया, 16,500 सॉरी 16,500 की लीड से इलेक्शन विन किया, जो 300 की लीड से उन्होंने उससे पहले वाला विन किया हुआ था। तो सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ कितना नजर आता है? क्या पार्टी आपको कुछ क़यादत में लेगी, कुछ मतलब एतमाद में लेकर कुछ ओहदा नवाजेगी, कुछ करेगी? क्या राय है आप? देखें मैडम, मैंने पहले कहा कि ये बरादरियों का अमल दखल वो किसी सूरत में भी खत्म नहीं। तो पार्टी तो टिकट तो वो ऑन करती है, बिल्कुल, लेकिन जो राय होती है वो बरादरी के जमादाराना लोगों की होती है। राजा फजलदाद का टिकट भी बरादरी ने ही दिया, बिल्कुल, राजा नसीर का टिकट भी बरादरी ने दिया, बिल्कुल। और मेरा यकीन है कि ये 2026 वाला इलेक्शन का टिकट भी बरादरी ही देगी इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा आंसर आपने किया, बहुत अच्छे से बात की। बेसिक राइट्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर कितनी हद तक 4 दफा मिनिस्टर एमएलए रहे हैं राजा नसीर साहब, कितना काम हुआ? 5 दफा रहे हैं, और कितना काम हुआ इस पर, कितना जो है वर्क हुआ है? चौधरी हलाक साहब का अगर देखा जाए तो वो टर्न्योर कैसा रहा, उससे पहले जो 5 दफा का टर्न्योर है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक जितना कोई कर सकता था उन्होंने किया, और चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने थोड़े से टाइम में बहुत सारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रिड स्टेशन भी हो गया, हमारी जो वाटर सप्लाई है उसका भी काम शुरू हो गया, और हमारा हेल्थ का निज़ाम जो है ना वो बड़ा हॉस्पिटल जो है ना वो बड़ा खराब सूरत हाल थी उसकी। तो अभी तो प्रोसेस में है, कोई डॉक्टर आ गए हैं, छोटा मोटा जो ऑपरेशन होता है उसके हवाले से भी, और फिर हमारा एक मेन मुतालबा था जो प्रोसेस में है अभी, उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि चौधरी साहब का वादा है कि वो हमारा बाईपास जो सेंसा का बाईपास जी वो भी मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। छोटे मोटे काम तो जारी रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि वक्त के साथ साथ इंसान का ज़हन भी तब्दील होता है और फिर माहौल भी तब्दील होता है। जिस इमरान के पीछे दुनिया पागल हो गई है, उसने 4 साल में क्या किया मेरी नजर में, आपकी नजर में। मैं अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ जाता दुनिया की तरफ तो मुझे इमरान बहुत अच्छा लगता कि उसका यूनाइटेड नेशन में जाना, दबंग तरीके से जाना। इसराइल का वजीर आजम आता है, 254 मुल्क उठकर खड़े हो जाते हैं, वो टांगों पे टांग रखे बैठा था, मुझे वो पसंद है। बिल्कुल, चाहे पहाड़ में कोई काम होता है या नहीं होता है, हम भूखे दुनिया की नजर में नुमाइंदगी जो है वो हो जाती है। अब ये नौजवान नस्ल को क्या पता है कि किस तरह पैसा आता है, कौन हमें खिलाता है, कौन कपड़े लेके देता है, किस तरह निजाम चलता है, उन्हें इस चीज से क्या गरज। लेकिन कोई लीडर की जो क्वालिटीज है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुहिब वतन सिस्टम में जो है ना उसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछला इलेक्शन भी हमने देखा उसकी मैं नहीं जाना चाहता, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। आपने तो खुद उसे लड़ाई देख के सारा सिस्टम देखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का विजन जो है उस हवाले से बहुत अच्छा। बिल्कुल सही, बीइंग अ लीडर जबरदस्त हो गया। अच्छा रज़ा साहब, आप अपनी आवाम को जिस तरह से माशाल्लाह से इत्मीनान में ले चुके हैं, बात हम कर लेते हैं थाना कचहरी के कल्चर की। हमेशा से हर जगह पे थाना कचहरी कल्चर को बड़ा प्रमोट किया जाता है, सियासतदानों की तरफ से किया जाता है, अवाम नाज की क्या उनकी ओपिनियन या उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है सियासतदानों से। आपकी क्या राय है कि अभी जिस तरह से राजा नसीर साहब नहीं है, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की भरमार है, तो अवामुन नास किस तरह से आपके पास? सारी मैं नहीं समझा आपकी बात की क्या मतलब थाना कचहरी का एक कल्चर है। यस ठीक है। ये इलाके पे डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से आपका ताल्लुक। बिल्कुल, यहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं, वहाँ सिस्टम होता है। एक हमारा इलाका बहुत पुराना है, एग्जैक्टली पुराना इलाका है। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि बरादरियां आपस में अगर लड़ भी जाए, भाई भाई से लड़ जाए तो हम उसे थाना कचहरी तक नहीं जाने देते, बैठ के पंचायत के जरिए उसका हल हो जाए। जबरदस्त। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सियासी अमल दखल नहीं है, वो जरूर होता है, वो जरूर होता है, यानी कि सियासी प्रेशर, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। एग्जैक्टली, बस वो मैं पूछना वही चाहती हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है।
बिल्कुल सही। रजब, आप अपनी आवाम को LA11 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आज एक हमारे स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से आप एक भरपूर सा मैसेज कन्वे करें। मुकद्दस मलिक साहिबा, मैं आपका, आप इतने दूर से आए जी जी और फिर इतनी तरोताज़ा जो है ना, आपने 7-8 घंटे का सफर भी किया। जी मैं अपनी आवाम के लिए, मैंने पहले भी मेरी जो बातें हुई हैं वो इसी पे है कि आज का नौजवान जो है ना, वो बाशऊर नौजवान है, माशाल्लाह, बिल्कुल। शऊर आ गया है। और जब शऊर आ गया है तो यकीनन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जात पात से निकले। सोच हमारी मुल्क व कौम के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्नमल अमालो बिन्नियात, बेशक, अमलों का दारोमदार नीयत से होता है। बिल्कुल। मेरी नीयत अगर दुरुस्त है तो फिर सारी चीजें सही हो सकती। फिर मैं नौजवानों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैंने अपनी जिंदगी में दो बंदों की तलाश में रखा। सारी जिंदगी दो बंदों को तलाश करता जी जी। एक वो जो जालिम हुआ वो और अल्लाह की गिरफ्त से बचा हो, और एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हुआ हो। वाह वाह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुल्क है तो सारी चीजें, बेशक बेशक। और मुल्क के लिए सोच होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की बेहतरीन सोच होनी चाहिए। जात पात से निकले, हम अपने मुल्क के लिए सोचें। जबरदस्त। और जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो ये सारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी, और फिर हम जो दुनिया के इस वक्त मकरूज हैं, यकीनन वो हम उससे भी हम निकल पाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा इफ्तिखार अहमद खान साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान जो अमल करता है, जो उसकी सोच होती है, उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान जो सोचता है उसको एग्जीक्यूट करना। नौजवानों के पास माशाल्लाह से एक ग्रेटेस्ट प्लान है, लाइफ प्लान है। सोच का एक जो है, मैं समझती हूँ बुलंद वाला सिलसिला है आपकी जिंदगी में। आप चाहें तो अपनी लाइफ में वाकई बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी बात की है उन्होंने रजब ने, कि उनका ये कहना है कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जितना हो सके अपना कंसंट्रेशन करें, जितना हो सके अपना वक्त दें, जितना हो सके अपने मुल्क की सालमियत की बात करें और उसके लिए सोचें। इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 हम भी उस लिस्ट में शामिल होंगे जो ग्रेटेस्ट मुल्कों की हिस्ट्री है, या उन लोगों की हिस्ट्री है जिन्होंने बहुत कुछ गेन किया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से हम, हमारा मुल्क, हमारी कौम और हमारी रियासत इंशाल्लाह भरपूर तरक्की करेगी। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यकजहती होना, यूनिटी होना। तो यूनिटी सस्टेन करके ही कौमें जीतती हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।